स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की सुर्खियों के साथ। तमिलनाडु में बारिश रुकने से मामूली राहत, चेन्नई के कई इलाकों में बिजली बहाल। 6 दिसंबर तक बंद रहेगा एयरपोर्ट, मुख्यमंत्री आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। केंद्रीय कैबिनेट ने 15 क्षेत्रों में एफडीआई नियम आसान बनाने को दी मंजूरी। 6 नए आईआईटी खोलने का फैसला, राष्ट्रीय आजीविका मिशन लागू करने में बदलाव। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग, 14 लोगों की मौत, पुलिस ने 2 बंदूकधारियों को मार गिराया। ओबामा ने फिर कही बंदूक संस्कृति पर लगाम की बात। ब्रिटेन ने सीरिया में की बमबारी, आईएस के ठिकानों को बनाया निशाना। हमले के लिए संसद से ली थी मंजूरी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टेस्ट आज से दिल्ली के कोटला मैदान में होगा मैच। 4 टेस्ट की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। भारी बारिश से तमिलनाडु में मामूली राहत है, लेकिन हालात अब भी बदतर हैं। लाखों लोग पानी के बीच रहने के लिए मजबूर हैं। राहत की बात इतनी है कि चेन्नई के कई इलाकों में बिजली बहाल हो गई है। चेन्नई एयरपोर्ट 6 दिसंबर तक बंद रहेगा। चेन्नई के पास नौसेना के एक बेस को अस्थायी हवाई अड्डा बनाने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। तेज बारिश ने चेन्नई को टापू बना दिया है। घरों से लेकर सड़कें, रेल पटरियां और हवाई अड्डा पानी में डूबे हैं। चेन्नई के पास बांध से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अडियार नदी के पास बने घरों में दूसरे माले तक पानी पहुंच गया है। हजारों लोग छतों, सड़कों और रेलवे स्टेशनों पर शरण लिए हुए हैं। अभी सेंट्रल से आ रहा हूँ, चेन्नई में काम करता हूँ। 1 साल से चेन्नई में रह रहा हूँ। अभी चेन्नई में पूरा पानी हो रहा है, बारिश हो गया, पूरा फुल पानी है। ऐसा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। चेन्नई के साथ कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और कडलूर में हालात सबसे बुरे हैं। सेना के साथ एनडीआरएफ और तटरक्षक बलों ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया है। सेना की 4 टुकड़ियां राहत के काम में लगी हैं। एनडीआरएफ की 15 और टीमें तमिलनाडु भेजी गई हैं। ये कॉलम लगातार रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस कर रहे हैं और हालात के हिसाब से जो भी असिस्टेंस की जरूरत होगी वो आर्मी उसको प्रदान करेगी। बारिश ने तमिलनाडु में परिवहन सेवाओं को ठप कर दिया है। कई जगहों पर सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। रेलवे को 22 से अधिक ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। कई यात्री रेलवे स्टेशनों पर इंतजार कर रहे हैं और चेन्नई एयरपोर्ट 6 दिसंबर तक बंद कर दिया गया है। हमारे विभाग ने एक प्रयास किया कि नेवल एयरबेस पर, राजाली एयरबेस है, नेवल एयरबेस है, इस पर एक एयरबस को उतारा है और वो सफलतापूर्वक उतर गया, ताकि आगे आने वाली किसी स्थिति में, विषम परिस्थिति के अगर उसकी जरूरत हो तो एक ट्रायल के बेस पर उस एयरबेस पर इस्तेमाल किया गया है। मुख्यमंत्री जे जयललिता आज बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाली हैं। दिल्ली में कल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। केंद्र ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। Extraordinary situation, government is trying its best to address the problem. Prime Minister held a meeting with the Home Minister, with the Defence Minister, with myself and with the Finance Minister. We have reviewed the situation. PM told all of us whatever support is required to Tamil Nadu, extend it. मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र से ये बारिश हो रही है। चेन्नई महानगर और आसपास के क्षेत्रों में जो स्थिति बनी हुई है, उसके संदर्भ में अभी जो मौसम का पूर्वानुमान है, ये स्थिति अगले 3 दिन तक बनी रहने की संभावना है। तमिलनाडु में बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 17 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने अब तक 197 लोगों की जान ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी बारिश से लोग बेहाल हैं। यहां भी निचले इलाके पानी में डूबे हैं। बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविरों में शरण दी गई है। शहर की सभी झीलें पानी से पूरी तरह भरी हुई हैं।
पुडुचेरी में भी अगले 2 दिन तक भारी बारिश की आशंका है। शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी असर पड़ा है। राज्य ने बाढ़ राहत के लिए तुरंत 100 करोड़ रुपए की मांग की है। पुडुचेरी में भी बारिश से हालात खराब हैं, लोग बेहाल हैं, निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं और बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविरों में शरण दी गई है। सभी झीलें पूरी तरह भरी हुई हैं, लबालब भरी हैं पानी से। तुरंत राज्य ने बाढ़ राहत के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग भी की है। तमिलनाडु से सटे आंध्र के नेल्लोर और चित्तूर में भारी बारिश से हालात खराब हैं। इन जिलों के निचले इलाकों में पानी भर गया है। आंध्र सरकार ने अधिकारियों से राहत और बचाव का काम तेज करने को कहा है। राज्य में आज और कल भी भारी बारिश की चेतावनी है। राज्य के इन जिलों में पिछले महीने भी भारी बारिश हुई थी। इनमें 35 लोगों की जान चली गई थी। और तमिलनाडु में बाढ़ के अलर्ट के मद्देनजर चेन्नई कॉर्पोरेशन ने सभी इलाकों के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। आपको ये नंबर बता दें, चेन्नई कॉर्पोरेशन ने जो नंबर दिए हैं वो है 1913। इस नंबर के अलावा चेन्नई का कोड लगाकर 044-4567-4567। और आपको बताएं, अलग अलग जानकारियों के लिए नंबर जारी किए गए हैं। वाटर लॉगिंग को लेकर 1913 पे जानकारी ली जा सकती है। स्वेज ओवरफ्लो को लेकर 45674567 तमाम नंबर जारी किए गए हैं। 22200335। इसके अलावा स्टेट इमरजेंसी को लेकर 1070 यानी 1070 नंबर जारी किया गया है। जिला इमरजेंसी के लिए 1077 यानी 1077 नंबर है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1912 1912 ये नंबर है। फायर और रेस्क्यू के लिए 101 यानी 101 पर संपर्क किया जा सकता है। वह इंडियन नेवी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। यह नंबर है 914425394240। इसके साथ ही इंडियन आर्मी का भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जो है 9840295100। और समय हमारे साथ फोन लाइन पर जयश्री जुड़ गई हैं, चेन्नई से सीधा हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयश्री, शुक्रिया आपका राज्यसभा टीवी से बातचीत करने के लिए। बारिश फिलहाल थमी है, इसके कितने असर देखा जा रहा है? क्या कुछ राहत मिली है राहत और बचाव के काम को लेकर बारिश रुकने के बाद? क्या ताजा हालात हैं फिलहाल वहां? उम्मीद तो यही है कि सुबह जब बारिश रुक गई है, जितना हो सके उतना राहत का कार्य शुरू हो जाए और जितने लोगों को बचाया जा सकता है वो बचाया जाए, क्योंकि कल से काफी सारे लोग हैं जो पूरे 1 या 1.5 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल पाए। 10-12 फुट की पानी से वहां पे फंसे हुए हैं और उन तक खाना और पानी पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा था। कई लोग हैं जो बीमार हैं, जिनको अस्पताल सेवा की जरूरत है। कुछ अस्पताल भी ऐसे हैं जिसमें पानी घुस गया है और लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। तो अभी रात को 2-3 घंटे काफी भारी वर्षा हुई, लेकिन फिलहाल सुबह मौसम ठीक है और लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितने लोगों को बचाया जा सकता है, जितना कोने कोने तक राहत का कार्य पहुंचा सकता है, वो अभी हो जाए तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल, और जैसा आप भी बता रही हैं, अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी अभी और है, यानी अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। आपसे एक और जानकारी चाहेंगे। कांचीपुरम से डैम से पानी खोला गया, इसको बड़ी वजह माना जा रहा है जो पानी शहर में घुसा। इसे लेकर क्या जानकारी है? और बड़ी चुनौती अब मेडिकल सेवाओं को लेकर भी है, क्योंकि लोग जो फंसे हैं, बड़ी महामारी की चिंता बड़े पैमाने पर सामने आती है इन सब स्थितियों में। इसे लेकर क्या अपडेट है जयश्री? बिल्कुल, एक कारण ये है कि काफी बारिश तो हुई है, इस वजह से सारे रिजर्वॉयर जो हैं वो भर गए हैं। लेकिन इसका ये भी है कि 1-2 दिन की बात नहीं है, कई सालों से उनकी ठीक से मरामत नहीं हुई है। तो जितना उनका कैपेसिटी है उतना तो वो तो होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत उसमें काफी सिल्ट भर गया है और यही कारण है कि चेन्नई में हर
जो अडयार नदी है या कुम नदी है, सारी नदियां जो है, नदियों के ऊपर काफी इमारतें बनाई हुई हैं, काफी मकानें बनाई गई हैं। अब लोगों ने काफी इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया है, तो सालों से चला आ रहा है। अब इस बार जब बारिश हुई है, पानी जो वाटरवे सारे हैं वो सारे ठप इसलिए हुए हैं क्योंकि ठीक से वो प्लानिंग नहीं हुई है और ठीक से वो कंस्ट्रक्शन की बातें सोची नहीं गई है कि आगे क्या होगा, ऐसे हम इमारत बनाए जाएंगे। जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी फिर से एक सवाल पॉलिसी को लेकर और प्लानिंग को लेकर जरूर खड़ा होगा। जिस तरह के हालात हम चेन्नई, तमिलनाडु और आसपास के इलाकों में भी देख रहे हैं और जिस तरह की आपदा आई है, उसके बाद ये सवाल भी जाहिर तौर पर सामने खड़े होंगे। फिलहाल राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बीच आपको बता दें कि लोकसभा में भी कल तमाम दलों के सदस्यों ने तमिलनाडु में आई बाढ़ आपदा के मद्देनजर राहत और बचाव के कामों के लिए केंद्र सरकार से मदद की अपील की। तमिलनाडु में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी सदन में रखी गई। से आर्थिक मदद की मांग की। Release immediately the entire demanded amount of rupees 8,480.93 crore from the National Disaster Response Fund for flood damages suffered by the state of Tamil Nadu. I would like to state that the timely release of adequate funds by the Union government will help Tamil Nadu to undertake temporary and permanent restoration of infrastructure and other utilities on war footing basis. तमाम दूसरे दलों के सदस्यों ने भी तमिलनाडु में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should rise to the occasion with all sorts of assistance, should discuss with the chief ministers of the state in a broad way, and the central team who go for to visit and to assess the situation, their decision not has to be taken as granted, that what they are making for recommendations, that is going to be accepted. When the situation is so grievous and serious, Home Minister should have taken at least one trip. It is not far off. See, in helicopter views, like Jammu and Kashmir, they took. Like that, Prime Minister and Home Minister could have gone 2-3 hours and come back. सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु को हर मुमकिन मदद मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। We are very deeply concerned with whatever is happening in Chennai, and we are certainly, everyone is aware that Prime Minister is keeping a tab on what is happening in Chennai. The Home Minister is keeping a tab, and the whole government is aware, and they are in constant touch with the State Chief Minister and the administration. लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को तमिलनाडु की बाढ़ के बारे में तमाम जानकारियों के साथ बयान देंगे। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के मसले पर संसद के दोनों सदनों में कल चर्चा हुई। सांसदों ने मुश्किल के इस वक्त में केंद्र सरकार से पीड़ित राज्यों को तत्काल आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग की। डीएमके सांसद कनिमोझी ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज चर्चा का जवाब देंगे। राज्यसभा चर्चा की शुरुआत डीएमके सांसद कनिमोझी ने की। उन्होंने कहा कि बीते एक महीने से जारी बारिश की वजह से तमिलनाडु की स्थिति बदतर हो गई है। उन्होंने सभी दलों से राजनीति से परे जाकर राज्य में राहत और पुनर्वास में मदद की अपील की। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। MP lads have to be will be given as by all the MPs. I think this has to be declared as a national disaster, and all relief, rescue and rehabilitation measures should be taken at the earliest. The state government's initial announcement of 500 crores towards relief and rehabilitation has not been sufficient, looking at the damages that have been caused by the recent floods. It has to be brought into the Tamil Nadu and see that the people are rehabilitated. And also the infrastructure have to be immediately brought back properly. You know very well that the military is very much equipped to put the temporary bridges. सांसदों ने भारी बारिश समेत तमाम आपदाओं से निपटने के लिए राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन को ज्यादा मजबूत बनाने का सुझाव दिया। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का कोऑर्डिनेशन डिजास्टर मैनेजमेंट का होना चाहिए कि कोई भी देश का जिला उन संसाधनों से वंचित नहीं होना चाहिए जो मदद के काम के लिए आवश्यक होते हैं। Central government, being the government of the entire country, must share the responsibility with the respective state governments. That is where we request the central government must be liberal and realistic
to extend its financial support to the state governments. केंद्र सरकार ने पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। Army has been thrust into service, Navy has been thrust into service. The Chief Minister, Prime Minister today morning, Finance Minister, Defence Minister, Home Minister, myself, we had a preliminary discussion also. If any well-meaning suggestions are given by the people who are well-versed with that situation for the short term and for long term, they can be conveyed to the people who are dealing with that situation. केंद्र सरकार पहले ही राज्य के लिए 939 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर चुकी है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र से करीब 8500 करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला देते हुए तत्काल 2000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की थी। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट ने कल रक्षा, निर्माण, बीमा, रेलवे और रियल एस्टेट समेत 15 अहम सेक्टरों में एफडीआई नियमों में बदलाव पर मुहर लगा दी। पिछले महीने इन संशोधनों को मंजूरी दी गई थी। इसका मकसद सुधारों की गति तेज करना है। मंत्रिमंडल में 6 नए आईआईटी खोलने का फैसला भी हुआ है। ये संस्थान आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू, केरल और कर्नाटक में बनेंगे। बांग्लादेशी गलियारों और पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बुनियादी सुविधाओं के लिए 1006 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी बिल को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जीविका मिशन को लागू करने में बदलाव पर भी मुहर लगी है। गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में फिर से जनाधार हासिल करने में कामयाब रही है। कांग्रेस को 31 जिला पंचायतों में से 21 में जीत हासिल हुई। 230 तालुका पंचायतों में 4778 सीटों में कांग्रेस ने 2509 सीटें जीती हैं। बीजेपी को 1981 सीटें मिली हैं। शहरी इलाकों में बीजेपी का दबदबा कायम है। गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में शहरी इलाकों में बीजेपी ने अपनी साख बना रखी है। बीजेपी अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर और वडोदरा समेत सभी 6 नगर निगमों पर आगे है। इन 6 स्थानों के अलावा बीजेपी दूसरे शहरों में भी दबदबा कायम रखने में सफल रही है। अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की मौजूदा मेयर मीनाक्षी पटेल चुनाव जीत गई हैं। 6 મહાનગરોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ્વલંત વિજય થયો છે। 100% પરિણામ સાથે આપણા कार्यकर्ताओं जीत हासिल करी है। ये भारतीय जनता पार्टी का विजय है। ये जोधपुर की जनता का विजय है। ये जोधपुर की भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का विजय है। ये जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का विजय है। हालांकि ग्रामीण इलाके में बीजेपी का दबदबा टूटता दिख रहा है। जिला पंचायतों में कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई है। इस चुनाव को मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के लिए कड़ी परीक्षा माना जा रहा है। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई है, वो आजकल जस्ट कंपनसेशन चाहते। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम,
पर्दे के सितारे हों या संगीत के सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टीएस ठाकुर आज देश के 43वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन्हें शपथ दिलाएंगे। जस्टिस ठाकुर का कार्यकाल 4 जनवरी 2017 तक होगा। वो पूर्व जस्टिस एचएल दत्तू की जगह लेंगे, जो बुधवार को रिटायर हो गए। शपथ से पूर्व जस्टिस ठाकुर ने कहा कि जजों की नियुक्ति अब ज्यादा कठिन हो गई है। उन्होंने हाईकोर्ट और निचली अदालतों में खाली पड़े 400 पदों पर भर्ती को भी चुनौती बताया। जस्टिस ठाकुर मुख्य न्यायाधीश पद से जस्टिस दत्तू के विदाई समारोह में बोल रहे थे। I remember when few of us in the executive committee, Attorney General for India. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे मामलों में राज्यों को माफी का अधिकार नहीं है। कोर्ट का कहना है कि जिन मामलों में केंद्रीय कानून के तहत मुकदमा चला है, उनमें केंद्र ही माफी पर आखिरी फैसला कर सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार सजा काट रहे दोषियों को रिहा नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों को माफी देने का अधिकार है, लेकिन वो इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए नहीं कर सकते। रेमिशन के जो ये कार्यक्रम है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो संस्थान सरकार का जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस से ही होना चाहिए। जो कंकरेंट लिस्ट में होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस से होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक जिन मामलों में केंद्रीय कानूनों के तहत मुकदमा चला हो और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की हो, उनमें राज्य सरकारें दोषियों की सजा केंद्र सरकार से परामर्श किए बगैर माफ नहीं कर सकती। Part of the problem is this stupid resolution passed in the Tamil Nadu Assembly, brainless one, which is also anti-national, where they said that the killers of Rajiv Gandhi should be let free because of Tamil sentiment. इससे जघन्य तो शायद ही कोई अपराध हो पाता। वैसे हर अपराध, हर मर्डर जो है बहुत ही जघन्य है, लेकिन ये तो एक देश की छाती पर एक तरीके से प्रहार था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 फरवरी को राजीव गांधी हत्याकांड के 3 दोषियों मुरुगन, संतन और अरिवू को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे मामलों से पैदा संवैधानिक मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अगले हफ्ते पाकिस्तान जा सकती हैं। अगले महीने पाकिस्तान अफगानिस्तान में सहयोग पर एक सम्मेलन कर रहा है। इसमें 14 देश हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल सकती है। हालांकि सुषमा स्वराज ने बीती रात कहा कि अभी दौरे के बारे में कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। पीटीआई के मुताबिक इस बारे में फैसला शुक्रवार तक हो सकता है। कल कैबिनेट बैठक के बाद सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री से मिली थी। ये बैठक करीब 20 मिनट तक चली थी। सोमवार को पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई थी। भारत ने नेपाल के साथ रिश्तों को तुरंत सामान्य बनाने पर जोर दिया है। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने कल दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने नेपाल की नाकेबंदी करने से इनकार किया। उन्होंने शांति बहाली के लिए मधेशियों के साथ राजनीतिक समाधान ढूंढने की बात कही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने भारत से पहले की तरह नेपाल में आवश्यक सामग्रियां भेजने का अनुरोध किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ किया कि बीरगंज रक्सौल मार्ग बंद होने से चीजों की आपूर्ति बाधित हो रही है। उन्होंने नेपाल के मौजूदा संकट के राजनीतिक समाधान पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने उप प्रधानमंत्री कमल थापा को आश्वस्त किया है कि भारत की तरफ से सामान भेजने में कोई कमी नहीं की जा रही है, लेकिन नेपाल को माहौल को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सामान का अभाव है, खास करके डेटी नेसेसिटीज का। किसानों के लिए मल चाहिए, खाद चाहिए, उनके लिए जैसे अपना डीजल चाहिए ट्रैक्टर चलाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। सीमित पोजीशन ही दिया है।
नेपाल ने भारत से दूसरे मार्गों से सामान भेजने की अपील की है, लेकिन उन मार्गों के खराब होने से उन पर आवाजाही नहीं हो पा रही है। भारत ने कहा कि नेपाल को मध्येशियों की 4 मांगों, नागरिकता, राज्यों के बंटवारे, संसदीय क्षेत्रों का सीमांकन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व को मानकर आंदोलन को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में हुई गोलीबारी में 14 लोग मारे गए हैं। सैन बर्नार्डिनो के पुलिस प्रमुख ने बताया कि इस घटना में करीब 17 लोग जख्मी भी हुए हैं। गोलीबारी विकलांग लोगों के लिए बनाए गए एक सामाजिक सेवा केंद्र पर हुई। पुलिस ने 2 हमलावरों को मार गिराया है। इससे पहले पुलिस ने ट्विटर पर 1 से 3 संदिग्ध बंदूकधारी हमलावरों के होने की बात कही थी। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में इस साल 1 अक्टूबर तक गोलीबारी की 294 छोटी घटनाएं सामने आई हैं। इनमें 9000 लोगों की मौत हुई है। तो कुल यह आंकड़ा है छोटी बड़ी घटनाओं को मिलाकर। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने गोलीबारी की घटना पर चिंता जताई है और देश में बंदूक संस्कृति पर लगाम लगाने के लिए कड़े कदम उठाने की बात दोहराई है। वहीं राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हिलेरी क्लिंटन ने ट्वीट किया है कि गोलीबारी और हिंसा को हर हाल में रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। सैन बर्नार्डिनो के मेयर ने घटना को दुखद बताया। तो वहीं प्रतिनिधि सभा की स्पीकर पॉल रेयान ने हमले में मारे गए लोगों के परिवार वालों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। But before I begin, I just want to say that we are all thinking about the current and ongoing tragedy in California today. And I would like to have a brief moment of silence now for those who are affected. Please keep the victims and their families in your prayers right now. ब्रिटेन ने सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ब्रिटेन की संसद ने कल ऐतिहासिक फैसले में इसकी मंजूरी दी। 10 घंटे तक इस प्रस्ताव पर बहस चली। इसके बाद 397 सांसदों ने समर्थन और 223 ने विरोध में वोट किया। प्रस्ताव पर विपक्ष में खासी दरार देखी गई। लेबर पार्टी के 66 सांसदों ने सरकार का समर्थन किया। सीरिया में अमेरिका और फ्रांस पहले से ही बमबारी कर रहे हैं। रूस भी इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बना रहा है। बात क्रिकेट की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा और आखिरी टेस्ट आज से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। भारतीय टीम आखिरी टेस्ट जीतकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। अगर भारतीय टीम आखिरी टेस्ट भी जीतती है तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। नजरें पिच पर होंगी क्योंकि मोहाली और नागपुर की पिच स्पिनरों के मुफीद थी। कोटला में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। पिछले 28 साल में यहां 10 टेस्ट खेले गए जिसमें से 9 भारत ने जीते। आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को समर्पित कर देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीवान जिले में हुआ था। महात्मा गांधी ने उन्हें अपने सहयोगी के रूप में चुना था। वो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। सादगी पसंद, बेहद संवेदनशील और निर्मल स्वभाव के महान व्यक्तित्व वाले राजेंद्र प्रसाद की कॉपी जांचते वक्त एग्जामिनर ने लिखा था कि एग्जामिनर से बेहतर एग्जामिनी है। और आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पुण्यतिथि है। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। शिक्षा हासिल करने के बाद वो सेना में शामिल हो गए। बाद में उनका हॉकी की तरफ रुझान बढ़ा और ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम की अगुवाई की। तीनों बार देश को स्वर्ण पदक हासिल हुआ। और बुलेटिन के आखिर में नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में बारिश रुकने से मामूली ही राहत। चेन्नई के कई इलाकों में बिजली बहाल। 6 दिसंबर तक बंद रहेगा एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री आज करेंगे हवाई सर्वेक्षण। केंद्रीय कैबिनेट ने 15 क्षेत्रों में एफडीआई नियम आसान बनाने की दी मंजूरी। 6 नए आईआईटी खोलने का फैसला। राष्ट्रीय आजीविका मिशन लागू करने में बदलाव।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग, 14 लोगों की मौत, पुलिस ने 2 बंदूकधारियों को मार गिराया। ओबामा ने फिर कही बंदूक संस्कृति पर लगाम की बात। ब्रिटेन ने सीरिया में की बमबारी, आईएस के ठिकानों को बनाया निशाना। हमले के लिए संसद से मिली थी मंजूरी। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टेस्ट आज से। दिल्ली में टीम इंडिया ने जीता टॉस। दिल्ली के कोटला मैदान में होगा मैच। 4 टेस्ट की सीरीज में भारत 2-0 से आगे।